नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरे सीनियर ओंकार चौधरी सर। ओंकार सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको भी और दर्शकों को नमस्कार। सर कल तो जो है प्रधानमंत्री बोल रहे थे और आज अमित शाह बोलेंगे। उन्होंने पूरा तैयारी भी है और अमित शाह मुझे लगता है कल पीएम मोदी जहां छोड़ रहे थे उससे आगे शुरू कर रहेंगे आज। लेकिन आपको कल की पूरी सारी चीजें जो दिखाई दी वो किस तरफ कह रही है? क्या लगता है कि कांग्रेस जैसे आउट ऑफ द क्यू जा रही है? उसको ये मालूम नहीं हो रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, बात ये है कि जो बात कही जाती है इनके बारे में कि कांग्रेस मेहनत करना भूल गई है, तो वो केवल चुनावी तैयारियों के संदर्भ में बात नहीं कही जाती है। हर फील्ड में ये बात देखने को मिलती है। मुझे याद आ रहा है, मैं दैनिक जागरण मेरठ में हुआ करता था। उस समय तक कल्याण सिंह जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। और इन 3 नेताओं की एक तिकड़ी थी, बड़ी मशहूर थी उस समय। कलराज मिश्र, कल्याण सिंह और एक हाँ, राजेंद्र गुप्त। अच्छा राजेंद्र गुप्ता जी, राजेंद्र अच्छा। राजेंद्र गुप्त और कल्याण सिंह तो अब इस दुनिया में नहीं है, कलराज मिश्र हैं। और तीनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, वो एक अलग ही लेवल की थी। हम लोगों को बताया गया कि कल्याण सिंह अलीगढ़ से मेरठ पहुंच रहे हैं और एक बुढ़ाना गेट पर कॉलेज हुआ करता है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हम लोग जो टाइम दिया गया था उस टाइम पर वहां पहुंच गए। कल्याण सिंह करीब करीब एक सवा घंटा लेट थे और आकर के सबसे पहले उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बीच में रास्ते में बस खराब हो गई थी इसलिए हमें मेरठ पहुंचने में थोड़ा समय लग गया। यानी वो अलीगढ़ से मेरठ एक लोग बस में आ रहे थे, रोडवेज की बस में आ रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से काम करते थे लीडर? वो अलीगढ़ से बस में आए थे। उसके बाद दूसरी चौंकाने वाली बात ये थी कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक नोटबुक निकाली। इतनी लंबी नोटबुक थी और उसमें पॉइंट्स नोट कर रखे थे कि किन किन मुद्दों पर मुझे बोलना है। यानी वो होमवर्क करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। ये क्या क्या शो करता है ये? और ये हर लेवल पे आपको देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पार्लियामेंट में खड़े होने के लिए बोलते हैं तो उनकी टेबल पर सामने पूरा एक गड्ढा होता है, कागजों का पुलिंदा होता है। कल अमित शाह जब बोलेंगे तो भी आप देखेंगे उनकी टेबल पर एक पुलंदा होगा पूरा, और वो उसमें से तथ्यों को संसद के और देश के सामने रखते हुए दिखाई देंगे। जब आप इस तरीके से बोलते हैं, तैयारी के साथ बोलते हैं, होमवर्क के साथ, रिसर्च बेस डॉक्यूमेंट लेकर के बोलते हैं, तो ऑथेंटिसिटी अपने आप आ जाती है। और जो दर्शक है, जो देशवासी हैं, जो मतदाता हैं, उनको अंतर करने में बड़ी आसानी हो जाती है। आज का मैंने गौरव गोगोई का भाषण भी सुना, मैंने अखिलेश यादव का भी सुना, मैंने प्रियंका वाड्रा का भी सुना। प्रधानमंत्री के बारे में तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा तैयारी के साथ ही आते हैं। और राजनाथ सिंह भी जब बोले तो बहुत तैयारी के साथ बोले और 1 घंटा बोले। ये बिना तैयारी के संभव नहीं है। आपको धीरेन्द्र जी कभी याद आ रहा है कि राहुल गांधी कोई 1 घंटा भाषण दिए हों और इसी तरीके से तैयारी के साथ आए हों, रिसर्च वर्क के साथ आए हों, टू द पॉइंट बोल रहे हों, विषयों पर बोल रहे हों? वो अपने हिसाब से बोलते हैं। उनकी जनसभा में जो स्पीच होती है और जो पार्लियामेंट में स्पीच होती है, उसमें भेद करना मुश्किल है। मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है, बल्कि दौर याद आ रहा है। अटल जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, मैं लोकसभा कवर करता था और जहां वो बाहर
वो चाय वाला खड़ा रहता है ऊपर, वहाँ पर हम लोग कई बार आपस में गप्पे मारने के लिए बैठ जाते थे, चाय की चुस्कियाँ लेते थे। अचानक खबर आती थी कि सोमनाथ दा बोल रहे हैं या चंद्रशेखर का भाषण हो रहा है या जो दूसरे लीडर हैं, वो इस विषय पर बोलने वाले। हम लोग आधी अधूरी वो कप छोड़ कर के चाय की वहीं और सीधे प्रेस गैलरी की तरफ दौड़ते थे। आज क्या कोई एक भी विपक्ष का नेता है जिसका भाषण सुनने के लिए प्रेस के लोग अपनी चाय छोड़ कर के और वहां से दौड़ेंगे प्रेस गैलरी के लिए कि चलो सुनते हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि कोई तैयारी के साथ नहीं आता है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है, वो ये समझते हैं कि वो तो सारे विषयों के विशेषज्ञ हैं, उनको तैयारी करने की क्या ज़रूरत है? और उनको लिखा-पढ़ी करने की क्या ज़रूरत है? नोटबुक बनाने की क्या ज़रूरत है? उनके परिवार में तो 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनके लिए नोट तैयार करने के लिए पूरी एक रिसर्च टीम हुआ करती थी। तो भई आप विपक्ष में हैं, तो आपको उससे भी ज़्यादा चौकस, उससे भी ज़्यादा योग्य एक रिसर्च टीम की ज़रूरत है। जो विषयों की पहचान भी करे, इसके अलावा आपको सॉलिड पॉइंट भी नोट करके दे, जिस पर सत्तारूढ़ दल को आप घेर सकें। लेकिन वो तो परम ज्ञानी हैं, एक बार अरुण जेटली ने कह भी दिया था सदन में खड़े होकर के कि ये ऐसे ज्ञानी हैं जिनको किसी विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा अगर आगे आ रही हैं तो मुझे लगता है क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी कवर भी करता रहा हूं अमर उजाला में और कई साल तक मैंने कवर किए है अरविंद के बाद। वहां की रीति नीति से भी मैं परिचित हूं। यही मेरा अगला सवाल है जिसका जवाब आप दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये परिवार का फैसला था। पार्टी में तो किसी की औकात नहीं है कि वो राहुल गांधी को दिशा निर्देश दे सके। ये पार्टी का फैसला था कि इस संवेदनशील विषय पर आप ना बोलें तो बेहतर होगा। क्योंकि राहुल गांधी अगर बोलते तो रायता और बिखरता, नेहरू पर विवाद और खड़े होते और मैं नो डाउट मुझे कांग्रेस वैचारिक तौर पर समझ में नहीं आती है और अच्छी भी नहीं लगती है। आज का कल का प्रियंका गांधी वाड्रा का जो भाषण था, अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल देखें उनका या अगर विपक्ष की तरफ से कोई अटैक भी हो रहे थे, टोका-टाकी भी हो रही थी, तो उनके चेहरे पर जो क्षणिक मुस्कान आ रही थी और फिर वो बोलना शुरू कर रही थी, वो देखें, तो वो राहुल गांधी से ज़्यादा मैच्योर दिखाई दी हैं। जी। वो ये राहुल गांधी से ज़्यादा मैच्योर दिखाई दी हैं और उन्होंने अपना धैर्य, अपना संयम नहीं खोया, होशो-हवास में रही और उनके कल के भाषण से उनके विरोधी, इस परिवार के विरोधी भी ये स्वीकार करेंगे कि कम से कम प्रियंका गांधी वाड्रा एक ऐसी सदस्य है इस परिवार की कि जिस पर उम्मीदें टिकती होंगी कांग्रेसियों की। राहुल गांधी ने सबको निराश किया है, सबको हताश किया है। इनके प्रवक्ता भी अब राहुल गांधी का बचाव करते हैं, मजबूरी में करते हैं, मन मार करके करते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक के बाद एक लगातार गलतियां करते जा रहे हैं। कोई तैयारी नहीं करते हैं। पिछले 9-10 साल से वही अडानी अंबानी यही सब सुन रहे हैं। सब सुन करके सबके कान पक गए हैं, सब थक चुके हैं। ना तो उनको विषयों को रखना आता है, ना वो विषयों की तैयारी करते हैं और यही वजह है कि लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। जो आप लीडर के तौर पर मुद्दे देश के सामने रखना चाहते हैं, उन मुद्दों को अगर जिनके लिए आप वो मुद्दे उठा रहे हैं, उन तक आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उनको अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। एक तो वो मेहनत नहीं करते हैं, दूसरे कभी-कभार बोलते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन का तरीका इतना बकवास है कि कोई
ये नहीं कहता है कि जो वो बोल रहे थे वो हमने ग्रहण कर लिया है। वो अब अपच होता जा रहा है और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, दरअसल मेरा आज चूँकि जब हम लोग कल देख रहे थे कि प्रियंका किस तरह बोल रही है, बा बीच में मुस्कुराई और उसने हर एक मतलब हर एक उसको और बाद में जितनी सहज दिखाई दी, ये भी कि आप ये बंगाल के लिए कर रहे हैं, नेहरू वाले इश्यू पे। मतलब जो एक विपक्ष को इंस्टिगेट करता है एक लीडर, उस तरह की कोशिश उन्होंने की और ये एक औपचारिक तौर पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब वाक़ई थक चुकी है राहुल गांधी से और आज जितनी मतलब जितनी इंपॉर्टेंट बहस उस वक्त जब अब अगली तैयारी हो रही है, बंगाल की तैयारी हो रही है और आपने देखा किस तरह से पंजाब में भी शिरोमणि अकाली दल ने तो तैयारी कर ही दी, ओपनली कह दिया कि अब हम लोग चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां आप देखिए, वहां मनीष तिवारी का उखड़ना, इधर आप इधर देखेंगे हम शशि थरूर का उखड़ना और उधर कल जिस तरह से नवजोत की वाइफ ने कहा और आज उसको पार्टी से भी निकाल दिया, कल ही निकाल दिया गया पार्टी से भी। तो मुझे ये क्या ये मैं सेंस कर सकता हूं कि प्रियंका गांधी को आखिरकार थक कर सोनिया गांधी ने 75 विधानसभा 3 लोकसभा हार के बाद एक फैसला लेने की तरफ बढ़ रही है पार्टी, धीरे धीरे पार्टी इस तरफ जाती हुई दिख रही है। मुझे अभी भी संदेह है। मुझे अभी भी संदेह है। अ, कल का भाषण नो डाउट तैयारी के साथ था। प्रियंका गांधी वाड्रा का वो संयमित थी, होशो-हवास में थी और हमलों का मुस्कुरा कर के जवाब दे रही थी। यही एक तरीका होता है। ये सही तरीका है राजनीति में और जब आप विपक्ष में होते हैं तो फिर आपकी परीक्षा जो ली जाती है उसका एक लेवल अलग ही हो जाता है। जब आप चुनाव हारते हैं तो आपके ऊपर हँसने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है और कई बार जो आपके बहुत करीब होते हैं वो भी पीठ पीछे आप पर हँसते हैं, आपकी मज़ाक उड़ाते हैं। ऐसे समय ही आपकी दृढ़ता देखी जाती है और आप में अगर एबिलिटी है लीडरशिप की, तो उसकी भी सही परीक्षा होती है। तो उस उन मानदंडों पर मैं तो पहले से कहता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो कांग्रेस कवर करते रहे, वो भी ये बात कहते रहे हैं कि राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका वाड्रा ज़्यादा मैच्योर दिखाई देती हैं, ज़्यादा जुझारू दिखाई देती हैं। जब ये उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ रही थी, पूरा उत्तर प्रदेश इन्हीं के हवाले कर दिया गया था। उसमें करीब 40% महिलाओं को टिकट देने का एक दांव भी इन्होंने खेला था। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक नारा भी इन्होंने उछाला था। ये अलग बात है कि कांग्रेस सबसे बुरा नतीजा लेकर के आई थी, केवल 2 ढाई % वोट शेयर पर अटक गई थी और 2 एमएलए जीत करके आए थे। लेकिन कुछ अलग तो करने की कोशिश की थी ना प्रियंका गांधी वाड्रा ने, कुछ अलग तो करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी की मुसीबत सबसे बड़ी ये है कि वो परिवार को भी बता करके कहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं, विश्वास के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। वो 2014 से सत्ता से बाहर हैं। 2014 तक तो सत्ता में थे। कहने को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन सत्ता की सारी बागडोर तो माँ-बेटा के हाथ में ही थी। तो तब से लेकर के अब तक उन्होंने शायद एक बार भी सिंसियरिटी का परिचय नहीं दिया है, गंभीरता का परिचय नहीं दिया है, परिपक्वता का परिचय नहीं दिया है। आप बिहार में जाते हैं, 16-17 दिन लगाते हैं, जो मुद्दे आपने उठाए वो लोगों के गले उतरे कि नहीं उतरे उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन आप 15, 16, 17 दिन आप वहाँ घूमते हैं, आप रोड शो करते हैं, पब्लिक से संवाद करते हैं, लोहा गर्म करते हैं और फिर लोहे पर चोट मारना भूल जाते हैं। उसको ऐसे ही छोड़ कर के या उसको पानी में डाल कर के और आप कहीं अज्ञातवास में निकल जाते हैं। तो आपने लोहा अगर गर्म किया है और उसको आप टेव ही नहीं दे रहे हैं, चोट ही नहीं मार रहे उसके ऊपर, तो फिर तो वो ठंडा हो जाएगा, वो पहले से भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, उसमें उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद इनकी लैटिन अमेरिका के 3 देशों की यात्रा, फिर 10-12 दिन कहाँ रहे किसी को पता नहीं।
तो ये जो नॉन सीरियस राजनीति है कि कुछ दिनों के लिए कहीं दिखाई दिखाई दे जाओ और उसके बाद अदृश्य हो जाओ। दूसरी तरफ कैसी लीडरशिप है, जो पिछले 25 साल से या तो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है और एक दिन जिस आदमी ने कसम खाने को भी छुट्टी नहीं ली है। हारी होगी, बीमारी होगी, बुखार होगा, जुकाम होगा, खांसी होगी, पता ही नहीं चलता है और हर समय वो आदमी दिखाई देता है। रोजाना किसी नए कार्यक्रम में, रोजाना नहीं नए भाषण देते हैं, दिखाई देते हैं। तो आपको अगर उनको जीतना है, उनसे बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी आपको। उनसे ज़्यादा अ, समझदारी के साथ निपटना होगा। आप उनको गालियाँ दे कर के या उनकी छवि खराब करने के लिए प्रवक्ताओं की फौज खड़ी करके या पवन खेड़ा जैसों को खड़ा करके आप नरेंद्र मोदी से नहीं जीत सकते। उनकी जो लोकप्रियता का स्तर है वो पूरी दुनिया समझती है। ये ही नहीं समझ पा रहे हैं या समझ करके नासमझ बनने का पाखंड कर रहे हैं। तो ऐसे आप नहीं जीत सकते। जो आपका मूल सवाल था कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ सोनिया गांधी ने सोचना शुरू किया है? मुझे लगता है कि नहीं, अभी नहीं। अभी शायद 100 की संख्या हो जाए, उसके बाद सोचेंगी वो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव आता है, मुझे लगता नहीं कि वो प्रस्ताव भी आएगा कि वो पीछे हटना चाहते हैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए और दूसरी लीडरशिप को आगे लेकर के देखो, भले ही वो उनकी बहन है। लगता नहीं कि राहुल गांधी का जो कैरेक्टर है, ये मौका तब तो मिल सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा को, जब अदालतों में जो मामला चल रहा है नेशनल हेराल्ड का, इसमें कोई फैसला आ जाए और जो एक आपराधिक मामला भी, आर्थिक अपराध का मामला भी ईओडब्ल्यू ने दर्ज कर लिया है, उसमें भी चार्जशीट आप आकर के और इसमें कोई सजा हो जाए और ऊपर तक की अदालत उस सजा को बहाल रख के ये दोनों अगर कुछ समय के लिए ही सही अंदर चले जाएं, तब तो प्रियंका वाड्रा को मौका मिल सकता है लीडरशिप को। उससे पहले लगता नहीं कि मौका इस तरीके से दिया जाएगा, राहुल गांधी को पीछे करके प्रियंका वाड्रा को आगे लगाया जाएगा। क्योंकि एक-एक करके जिसका चर्चा आपने भी किया है, कांग्रेस में जो संभावनाशील एक लीडरशिप दिखाई दे रही थी, वो एक-एक करके राहुल गांधी का इस परिवार का साथ छोड़ कर के निकल चुके हैं। उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, जो इनकी किचन कोठरी के सदस्य हुआ करते थे, आरपीएन सिंह हुआ करते थे, सुष्मिता देव होती थी, इसके अलावा अशोक तंवर थे, जी, जितिन बिल्कुल। प्रसाद थे। ये इतने सारे लोग तो ऑलरेडी निकल चुके। गुलाम नबी आज़ाद तो खैर बहुत ही सीनियर आदमी थे। वो संजय गांधी के साथ काम कर चुके, इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके, पीवी नरसिम्हा राव के साथ काम कर चुके, वो राजीव गांधी के साथ, इसके बाद मनमोहन सिंह के साथ, चचा केसरी के बहुत करीबी हुआ करते थे। ऐसे-ऐसे लीडर्स को आप रोक नहीं पाए, सम्मान नहीं दे पाए, तो आप क्या ही खाक राजनीति करेंगे। तो अब जैसे पंजाब का था कि भाई इनके पास एक लड़ाई है, चूंकि वहां बीजेपी कमजोर है, शिरोमणि अकाली दल का कोई वो नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के सामने अपने आप को ये बहुत मजबूत मान रहे थे। अभी ये जो 500 करोड़ वाला आरोप लगा, फिर आरोप के बाद है, और इसी तरह से फिर हम लोग दूसरे राज्यों में भी देख रहे हैं कि अभी तक उनके जो जूतों में दाल बटना है वो बंद नहीं हो रहा। ये कोई इशारा देता है या फिर इसी तरह चलती रहेगी कांग्रेस की, कुछ लोग आ गए, कुछ लोग चले गए, क्योंकि अभी तक डीके शिव कुमार वाला मसला हल तो नहीं हुआ है। वो भले ही कुछ भी कहें, डीके शिव कुमार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हों तो अलग हो सकते हैं, लेकिन अब क्या सिद्धू भी भागेंगे, फिर और भी चीजें, ये सब क्या दिखाती है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में और वर्किंग में भी और अनुशासन में भी जमीन आसमान का अंतर है।
ये अब कहने को ही हाई कमान बचे हैं, एक्चुअल में इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये किसी को चेंज भी नहीं कर सकते, किसी दूसरे को बना भी नहीं सकते। ये कांड पहले राजस्थान में हो चुका है। अशोक गहलोत ने हटने से मना कर दिया था और ये लोग चाहते थे, जो वादा भी किया गया था सचिन पायलट से, कि सचिन पायलट को कमान सौंप दी जाए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व की वजह से राजस्थान में कांग्रेस जीत करके आई थी। पर आखिरी समय पर सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनवा दिया और उसके बाद राहुल गांधी चाहकर भी अशोक गहलोत को हटा नहीं पाए और जो वादा किया गया था सचिन पायलट को बना नहीं पाए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को ये कह करके बनाया गया था कि 2.5 साल बाद, 3 साल बाद आपको कुर्सी खाली करनी है। टी सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे, उनको कमान सौंपनी है, लेकिन वहां भी नहीं हो पाया था। अलग अलग जगहों पर ये खेल कांग्रेस में हुए हैं। अभी तेलंगाना से कोई खबर नहीं है, लेकिन वहां भी एक डिप्टी सीएम बना रखा है इन लोगों ने। ये एक्चुअल में सो कॉल्ड हाई कमान का एक बड़ा प्रिय खेल रहा है कांग्रेस में, कि हर राज्य में 2-3 गुट बना दो, आपस में उनके सिर और सींग भिड़ते रहें और फिर सुलझाने का नाटक करते रहो। यहाँ से किसी ऑब्जर्वर को भेजो या जो प्रभारी महासचिव है उसकी ड्यूटी लगाओ। अल्टीमेटली फिर इन 3 हाई कमान में से किसी एक से उनकी मुलाकात करवाओ। इसी तरीके से कांग्रेस को कमजोर करते रहो राज्यों में, कोई मजबूत लीडरशिप इवॉल्व ही ना होने पाए। भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, हमने आपने पूरे देश ने देखा है कि हरियाणा में एकदम नई लीडरशिप मनोहर लाल खट्टर के रूप में लाई गई, शपथ दिलाई गई, उनको एस्टेब्लिश कर दिया गया। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को लाया गया, किसी को ख्वाब में भी ये नाम जो है पता नहीं था कि कोई भजन लाल शर्मा भी है, पर्ची का तो उसको मुख्यमंत्री बनाया गया, एस्टेब्लिश कर दिया गया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को झाड़ पोंछ करके कहीं से लाया गया, शिवराज चौहान की जगह उनको रिप्लेस करके मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में हुआ, इसी तरह उड़ीसा में हुआ और जहां जरूरत समझी गई वहां 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके जातीय संतुलन भी साध लिया गया। गुजरात में कम से कम 2 बार ऐसा हो चुका है, एक बार उत्तराखंड में हो चुका है कि सारे घर के बदल दिए, मुख्यमंत्री भी बदल दिया, सारी कैबिनेट भी बदल दी, किसी ने चूं तक नहीं की। कांग्रेस में ऐसा संभव है क्या? कांग्रेस में इसलिए संभव नहीं है कि जिस चीज की चर्चा आप कर रहे थे कि पंजाब में 500 करोड़ का आरोप लगा दिया नवजोत कौर सिद्धू ने, तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2004-2014 तक, तब क्या हो रहा था केंद्र में? उनकी नाक के नीचे हर दूसरे तीसरे महीने 1,76,000 करोड़, 1,82,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ का ये घोटाला, 1,00,000 करोड़ का वो घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कितने घोटाले एक साथ उजागर हुए थे। तो कांग्रेस में ये खेल चलता रहा है, भ्रष्टाचारी वहां पर पल्लवित पुष्पित होते रहे हैं और नारायण राणे को कांग्रेस में लाया गया था महाराष्ट्र में, ये कहकर के आप इधर आ जाओ, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? शायद वो 500 करोड़ ना दे पाए हों। नवजोत सिंह सिद्धू की मिसेज ने कहा कि नहीं नहीं, हमसे तो नहीं मांगा गया, पर 500 करोड़ होते तो नवजोत सिद्धू जो है वो मुख्यमंत्री बन गए होते। इसका मतलब चरणजीत चन्नी ने 500 करोड़ दिए होंगे तब वो मुख्यमंत्री बने और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुजापा चढ़ाने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए। तो इसका खंडन तो कैप्टन अमरिंदर सिंह या चरणजीत चन्नी या कांग्रेस का हाई कमान ही करेगा कि ऐसा नहीं था। केवल नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निलंबित कर देने से ये जो आरोप लगे हैं ये धुल नहीं जाएंगे। इस पर तो टॉप लेवल से एक बयान आना चाहिए या नवजोत सिद्धू से या उनकी मिसेज से पूछा जाना चाहिए कि आपको, आपके पास क्या सबूत है कि आपने 500 करोड़ का
आरोप लगाया। लेकिन इससे पता लगता है कि कांग्रेस के भीतर एक्चुअल में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। एक तो वो पुरानी कहावत है कि कंगाली में आटा गीला। तो जब इस तरह की नौबत आती है, जब पार्टी इस तरह हार रही होती है, जब आपकी लीडरशिप कमज़ोर पड़ती है या कमज़ोर दिखने लगती है, तो यही हालात पैदा होते हैं। जी, धन्यवाद। आप सर बहुत-बहुत जुड़े, लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस समय कांग्रेस को देखना दिलचस्प होगा कि कहीं, क्योंकि इतनी लंबी हार, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ और अभी कोई उम्मीद की किरण दूर तक नहीं है, क्योंकि वो बंगाल में कहीं नहीं होंगे। उनको कोई आसाम में वो गौरव गोगोई को बार-बार कोशिश कर रहे हैं कि वो एस्टेब्लिश हों, और इसके अलावा तमिलनाडु में वो पुछल्ले होंगे, उनके पास कोई ताकत नहीं होगी। ले-दे के उनको लगता है कि केरल एक ऐसी जगह है जहां वो सत्ता के लिए लड़ेंगे, क्योंकि असम में कह सकते हैं क्योंकि एक इनकम्बेंसी, लेकिन दिख नहीं रहा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आने वाला टाइम जो है दिलचस्प होगा, कि क्योंकि बहुत लंबे समय तक कोई भी फौज ऐसे सेनापति के साथ रहना पसंद नहीं करती है जो लगातार हार और अपमान साथ देता हो। तो मुझे लगता है कि ये दिलचस्प होगा। ओंकार सर, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जी, फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।